पाचन तंत्र। तो स्वयंपोषी ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं। स्वयंपोषी कहलाते हैं, अर्थात यह पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते, जैसे कि हरे पौधे, शैवाल, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। फिर है परपोषी, ऐसे जीव जो सीधे या परोक्ष रूप से स्वयं पोषियों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहार, नरभक्षी और मलभोजी। शाकाहारी ऐसे जीव जो केवल शाक पर निर्भर हों, जैसे बकरी, घोड़ा, गाय। फिर मांसाहारी ऐसे जीव जो केवल मांस पर निर्भर हो, उदाहरण बाघ, शेर इत्यादि। फिर है सर्वहारी, ऐसे जीव जो शाक एवं मांस दोनों पर निर्भरता दर्शाते हैं, जैसे कि मानव, बिल्ली, कुत्ते। फिर है नरभक्षी, ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं, जैसे मछली एवं सांप की कई प्रजातियां। फिर मलभोजी, ऐसे जीव जो अपना ही मल और अन्य जीवों का मल खाते हैं, मलभोजी कहलाते हैं, खरगोश, सुअर इत्यादि। फिर मानव का पाचन तंत्र, तो इसमें होते हैं दो चीज, एक तो आहार नाल और एक होती है पाचन ग्रंथि। पादप खाने वाले को आहार नाल में बड़ी पाचक खाने वाले कौन सी पादप खाने वाले की आहार नाल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आहार नाल लंबाई, मानव के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो उसके शरीर की आकार की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है, जो उसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करती है। फिर आता है मुख, इसमें दो महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, दांत। वो होते हैं स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है और यह 13 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। फिर अस्थायी, यह 32 होते हैं। सबसे अंत में आने वाला दांत विजडम दांत कहलाता है, या फिर अक्कल दांत। मानव में दांतों का दंत सूत्र है, दो, एक, दो, तीन। मानव में दांतों के ऊपर इनेमल की परत मिलती है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसके घिसने पर दांतों में संवेदनशीलता की बीमारी होती है। मानव में कैनाइन दांत की उपस्थिति इसके मांसाहारी प्रकृति को स्पष्ट करती है, तथा मानव में अक्कल दाढ़ अब एक अवशेषी अंग रह गया है। चूहे वस्तुएं कतरते रहते हैं, क्योंकि इनमें दांतों की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है, जिसे घिसकर वे कम करते हैं। हाथी दांत इंसाइज़र का ही रूपांतरण होता है। फिर जीव, जीव आती है मुख्य बात। तो यह मांसपेशी से बनी संरचना है, जिस पर स्वाद कलिकाएं मिलती हैं। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, बढ़ती तो नहीं है। फिर तीखा कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि कलिकाओं का ही धीमा जलना होता है। फिर होता है युवला, तो यह मांसपेशी से बनी संरचना है, जो कुछ लोगों में रात में सोते समय युवला की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे खर्राटे कहते हैं। फिर है ग्रास नली, यह भी पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। यदि खाना ग्रास नली में रुक जाता है, तो उसे बलपूर्वक गिराने की प्रक्रिया हिचकी कहलाती है, तथा यदि खाना वायु मार्ग में गलती से चला जाए, तो इसे बलपूर्वक बाहर निकालने की प्रक्रिया खांसी या उस या ठसका कहलाता है, ठीक है। फिर है अमाशय। अमाशय से पहले एक चीज लिख रही है, सेलुलोज कोई नहीं पचा पाता, बैक्टीरिया ही पचा सकता है। फिर मानव में अमाशय में बड़ी मात्रा में HCl मिलता है, जो एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, जिससे भोजन में आए सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। अमाशय का अंतिम अमाशय का वह अंतिम स्थान जहाँ भोजन अमाशय वह अंतिम स्थान है जहाँ से भोजन क्या वापस लौट सकता है। फिर अमाशय के भीतर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा की पतली परत मिलती है, जो HCl से अमाशय की रक्षा करती है। पूरे आहार नाल में केवल अमाशय में अम्लीय माध्यम मिलता है। फिर है जिन जीवों में सेल्यूलोज का पाचन होता है, उनमें अमाशय 4 कक्षों को में बना होता है, तथा अमाशय में ही सेल्यूलोज पाचन वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। फिर है यदि अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाए, तो उसी को अम्लीयता कहा जाता है। अम्लीयता के कारण आहार नाल में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, और आहार अगर ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो अल्सर की बीमारी कहते हैं इसको। फिर अमाशय में भोजन 4-5 घंटे तक रहता है। शरीर में मोटापे को कम करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, जिसमें वास्तव में अमाशय के वक्र को कम करते हैं। फिर उसके बाद है कौन सा, मेजेंट्री। तो यह मानव के पाचन तंत्र में नई खोजी गई संरचना है, जो वास्तव में
अग्नाशय, पित्ताशय और छोटी आंत का जंक्शन है। यदि इसका अध्ययन हो जाता है तो आहार नाल से जुड़ी हुई बीमारियों को हल करने में सहयोग मिलेगा। छोटी आंत, यह भोजन के पाचन की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें भोजन का अंतिम रूप से पचाया जाता है तथा पचे हुए भोजन को यहीं से रक्त में डाला जाता है। इसमें भोजन के अवशोषण के लिए विशेष संरचनाएं हैं, जैसे कि क्या है, रसांकुर। फिर छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबी वो है इकाई और इसमें 3 भागों में बाँटा जाता है। इसके पहले हो गए डोडूनम, जैजुनम और इलियम। फिर है बड़ी आंत, यह खनिज और पानी के अवशोषण का मुख्य अंग है। यह शरीर से अनपचे भोजन को उत्सर्जित करता है। यह भी 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, सीकम, कैलोन और रेक्टम। फिर यदि अपेंडिक्स में भोजन प्रवेश करता है तो वहां वह सड़ता है, पेट दर्द या अन्य बीमारियां हो सकती है। अपेंडिक्स का मिलना मानव के साकार होने को स्पष्ट करता है। अब यह केवल एक अवशेषी अंग के रूप में मानव में मिलता है। यदि बड़ी आंत में बैक्टीरिया का संक्रमण हो तो पानी और खनिज का अवशोषण नहीं हो पाता, इसे दस्त की बीमारी कहते हैं। यदि मल सामान्य से अधिक कठोर हो जाए तो इसे कब्ज की बीमारी कहते हैं। यदि आहार नाल या बड़ी आंत की लंबाई बढ़ जाए तो इसे हर्निया कहते हैं। यदि रक्त वाहिनियों को लंबाई बढ़ जाए और गुदा से बाहर आ जाए तो इसे बवासीर कहते हैं। फिर खरगोश अपना ही मल खाता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का पाचन अपेंडिक्स में होता है, जहां पचे हुए भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए वह मल के त्याग कर पुनः खाता है। फिर है पाचन ग्रंथियां। तो मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, जो कि है टाइलिन। मानव द्वारा भोजन में निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, ऐसे रासायनिक अणु जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, अनुपात 1:2:1 होता है। इन्हें शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। पहली है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फिर आती है मोनोसेक्राइड। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। वास्तव में इन्हीं सभी के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। फिर है डाइसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण दो मोनोसेक्राइड के जुड़ने के कारण होता है, जैसे कि है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फिर है पॉलीसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण मुख्यतः हजारों ग्लूकोज के जुड़ने से होता है। यह स्वाद में फीके होते हैं, सेलुलोज, स्टार, ग्लाइकोजन। फिर आता है प्रोटीन। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। उन अमीनो अम्ल को दो भागों में बांटा जा सकता है, आवश्यक और अनावश्यक। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता, वे बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, वे होते हैं आवश्यक। ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर से निर्मित हो जाते हैं तथा शरीर को सामान्यतः कमी नहीं होती, तो वो होते हैं अनावश्यक। फिर प्रोटीन को तब तक पचाया जाता है जब तक कि वो अमीनो अम्ल में न बदल जाएं। इनका मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है। फिर है वसा। यह वसीय अम्ल के बहुलक होते हैं। शरीर में वसा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड और लिपिड होता है। सामान्यतः शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। लिपिड दो प्रकार के होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। उच्च घनत्व वाले लिपिड यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि इनके कारण अवरोध नहीं बनते। ये घी में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। फिर होते हैं एलडीएल, ये रक्त वाहिनियों के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि ब्लॉकेज का निर्माण करते हैं। यह तेल में सर्वाधिक मिलते हैं। वसा का मुख्य कार्य शरीर में संग्रहित भोजन का निर्माण करना है। फिर मुख में लार ग्रंथियां। तो पहला होता है टाइलिन, ये करती है स्टार्च को माइलेज में कन्वर्ट। तो इसके जैसे मुख के में पाचन के लिए लार ग्रंथियां मिलती है। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। इनसे निकलने वाले लार में टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम मिलता है, जो स्टार्च को माल्टेज में बदलता है। अर्थात पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ मुख में होता है तथा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाता है। लार ग्रंथियों में लाइसोसोम नामक एंजाइम भी मिलता है, जो वास्तव में बैक्टीरिया को समाप्त करने में मददगार है। स्टार्च से कहाँ बन गया? माल्टेज, और इससे कैसे हुआ? टाइलिन से। फिर अमाशय में पाचन। तो पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइजेज। तो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। दूध के प्रोटीन कैसीन को पचाने में मदद करता है रेनिन, और वसा को पचाता है कौन? गैस्ट्रिक लाइजेज। अमाशय में पाचन के लिए उपयुक्त 3 एंजाइम सहायक होते हैं। रेनिन केवल बच्चों में ही मिलता है। गैस्ट्रिक लाइगेज अत्यल्प मात्रा में मिलता है। और छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में कैसे होता है? छोटी आंत में 3 रस पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।
पहली होती है अग्नाशय रस, दूसरा होता है पित्तरस और तीसरी होता है छोटी आंत का रस, अग्नाशय ग्रंथि। तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडिस एडीएच हार्मोन की कमी से होती है, किडनी पर काम करता है। ठीक है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन होता है। इससे मुख्य रूप से दो हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन, यह रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रक है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये बीमारी को डायबिटीज मेलिटस मधुमेह कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जन्मजात होती है टाइप 1 टाइप 2, एक निश्चित आयु के बाद इंसुलिन की कमी हो जाती है। फिर डायबिटीज इंसिपिडिस एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। एंड और इसको फिर जिसमें किडनी में पानी का अवशोषण नहीं हो पाता, व्यक्ति बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाता है। एडीएच हार्मोन किसमें वो काल ग्रीष्म काल में अधिक मात्रा में और शीतकाल में कम मात्रा में स्रावित होता है। चाय, कॉफी, सिगरेट, चॉकलेट के कारण इसकी मात्रा कम होती है। फिर ग्लूकेगॉन, तो यह शरीर की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, अर्थात यह भी एक इंसुलिन के लिए ठीक ये इंसुलिन के ठीक विपरीत कार्य करता है। अग्नाशय के जिस भाग में हार्मोन का स्त्रावन होता है उसे आइसलेटेस आइसलेटस ऑफ लेगर सॉरी आइसलैंड ऑफ लेगरहैंस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के जिस भाग से एंजाइम का स्त्रावन होता है उसे एसिनी कहा जाता है, जिससे निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं: ट्रिप्सिन, लाइपेज और सुक्रेलोज, माल्टेज, लैक्टेज। तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम भोजन के लगभग सभी प्रकार के अवयवों को पचा लेते हैं, इसलिए इस रस को पूर्ण रस कहा जाता है। फिर होता है पित्तरस। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पित्त लवण, यह वसा की पायसीकरण करते हैं, अर्थात वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं ताकि इस पर एंजाइम कार्य कर सकें। फिर होता है पित्त वर्णफ, तो यह उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। यदि इनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर हल्का पीला दिखाई देता है। बीमारी को पीलिया या हेपेटाइटिस सी कहते हैं। फिर यकृत के कार्य, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। इसके निम्न कार्य होते हैं: यह भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है, यूरिया का निर्माण करता है, फिर शरीर के विषैली पदार्थों को संग्रहित करता है, यह विटामिन ए, डी, ई, के का संग्राहक होता है तथा विटामिन के का संश्लेषण करता है, यह लैक्टिक अम्ल का समापन करता है। फिर छोटी आंत का रस, तो यह भी एक प्रकार का पूर्ण रस होता है। अंतिम रूप से समस्त प्रकार के भोजन को पचाने में सहायक है। इसका स्त्रावन इलियम के द्वारा किया जाता है। कैलोरीफिक मान क्या है? तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम को जलाने पर उत्पन्न ज्वाला की मात्रा पदार्थ के कैलोरीफिक मान कहलाता है, या फिर ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, फिर आते हैं कौन से विटामिन, और ये आ गए तो ये तो अपने काम के हैं नहीं, फिर इनको मैंने उड़ा दिए। और फिर विटामिन की कमी से होने वाले तो रोग वो आ गए। तो इनके बाद कौन सा आ रहा है चैप्टर अगला? तो इसमें विविधपूर्ण आहार एवं संतुलित आहार, तो ये भी मेरे को नहीं लगता काम का है, इसको भी हटाते हैं। फिर आता है श्वसन तंत्र। अगला आता है प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का तंत्र है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक निश्चित काल का होता है। प्रजनन तंत्र के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक प्रजनन वाले जीव और होते हैं लैंगिक। तो ऐसे जीव जिनके अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, इस प्रकार का प्रजनन छोटे जीवों में मिलता है। ये होते हैं अलैंगिक प्रजनन वाले जीव, जैसे हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। फिर लैंगिक जीव करने वाले ऐसे जीव जिनमें अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा। यह जीव दो प्रकार के होते हैं। मौसमी, ऐसे जीव जिसमें लैंगिक हार्मोन का स्रावण एक निश्चित अवधि में ही होता है। यह जीव एक बार में कई बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे आदि। फिर होते हैं सतत, तो ऐसे जीव जिनमें लैंगिक हार्मोन का स्रावण पूरे वर्ष होता है। यह जीव एक बार में या दो बच्चों को जन्म देते हैं: मानव, गाय और हाथी, घोड़ा आदि। फिर उसके बाद होते हैं नर और मादा। तो नर और मादा आ गए तो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, फिर होते हैं इसमें द्वितीय लैंगिक अंग। तो अब नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है। नर में एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर
वृषण कोष में मिलते हैं। बच्चे के जन्म के 24 घंटे पूर्व वृषण शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और वृषण कोष में डाले जाते हैं। यदि वृषण वृषण कोष में प्रवेश ना करे तो शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते, जिससे क्या बोलते हैं, नपुंसकता आती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा सही से। फिर यदि कृत्रिम रूप से वृषण को समाप्त कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या है यार, क्रूस्टेशन कहा जाता है। इसका उपयोग बैलों के निर्माण में किया जाता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है तथा वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे कि दाढ़ी, मूछ, आवाज का भारीपन। सामान्यतः इसका स्रावण 13 से 15 आयु में प्रारंभ होता है। इस हार्मोन का स्रावण मुख्य रूप से तापमान और भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में हार्मोन का स्रावण कम आयु में हो जाता है। यदि भोजन में वसा की मात्रा अधिक हो तो लैंगिक गुण जल्दी विकसित हो जाते हैं। फिर है मादा। तो मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय मिलता है जो शरीर के भीतर होता है, जो अंडाणु के निर्माण तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। मादा में अंडाणु के निर्माण से उत्सर्जन तक की प्रक्रिया एक चक्र के रूप में संपन्न होती है, जिसे मेन्स्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यह 28 दिनों का चक्र होता है। फिर ये चक्र के बारे में बता रहे हैं। तो जब किसी मादा में मेन्स्ट्रुअल चक्र का प्रारंभ होता है तो इसे मेनार्की कहा जाता है, जो 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जबकि 45-46 वर्ष की उम्र में ये एमसी चक्र बंद हो जाता है, जिसे मोनोपोज कहा जाता है। वास्तव में इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है। एमसी चक्र की प्रारंभिक अवस्था में गर्भाशय से उपस्थित ऊतक टूटना प्रारंभ होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में शरीर से रक्त स्रावण तथा क्या लिख रहा है ये, अणु की क्या लिख रहे हैं पता नहीं, रक्त जो भी उत्तक की हानि होती है। एमसी चक्र के 12वें से 16वें दिन की अवस्था में अंडाशय से अंडाणु स्रावित होता है और तथा फैलोपियन नलिका में शुक्राणु का इंतजार करता है। यदि अंडाणु का शुक्राणु की मुलाकात होती है तो युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। इसे हटाने इस घटना को निषेचन कहते हैं। यह युग्मनज गर्भाशय में पूर्ण बच्चे का निर्माण करेगा। यदि अंडाणु शुक्राणु की मुलाकात नहीं होगी तो चक्र के 28वें दिन निर्मित किए गए गर्भाशय के ऊतक को तोड़ा जाता है तथा वहां से एक नए चक्र का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक दवाइयों में एस्ट्रोजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अंडे का उत्सर्जन किसी मादा के शरीर में उस दिन होता है जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा एजेस्ट्रोन से अधिक हो जाती है। निषेचन तथा उसके पश्चात की घटनाएं। तो उसके पश्चात की घटनाएं देख लो भाई। ये ऐसे-ऐसे है, फिर ऐसे-ऐसे हो गया, उसके बाद आगे चलो। मानव में लड़का होगा या लड़की, इसके लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि महिला में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु का निर्माण। फिर जुड़वा कैसे होते हैं? जब मानव में 2 बच्चों का जन्म एक साथ होता है, तो इसे ट्विन कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, युग्मनज जुड़वा, यानी कि मोनोजाइगोटिक। इस प्रकार के जुड़वा का निर्माण तब होता है जब युग्मनज का निर्माण के पश्चात विभाजन से बनने वाली दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तथा 2 हमशक्ल बच्चों का निर्माण होता है। यह हमशक्ल जुड़वा कहलाते हैं। यह दोनों जुड़वा या तो नर होंगे या मादा। ये एक युग्मनज जुड़वा में कभी-कभी दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती तथा जन्म लेने वाले बच्चे जुड़वा शरीर के किसी अंग से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें सीमेज कहा जाता है। फिर है दिग युग्मनज जुड़वा। तो कभी-कभी किसी मादा के शरीर में एक साथ 2 अंडाणु का निर्माण होता है। यदि दोनों अंडाणु निषेचित हो जाएं, तो 2 युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इससे 2 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन ये हमशक्ल नहीं होते। इसमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। युग्मनज के पश्चात बच्चे का विकास की प्रक्रिया के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। तो होते हैं जरायुज जीव। तो ऐसे जीव जिनमें युग्मनज से बच्चे का पूर्ण विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, अर्थात ऐसे जीव परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। युग्मनज से बच्चे के विकास का काल गर्भकाल कहलाता है। मानव में यह 270 से 290 दिन का होता है। इसे 38 या 42 सप्ताह या 9 महीने। सबसे बड़ा गर्भकाल स्तनधारियों हाथियों का होता है, लगभग 2 वर्ष का। मानव अधिकतर स्तनधारी है। फिर अंडज सॉरी।
तो ऐसे जीव जिनमें युग्मनज के निर्माण के पश्चात बच्चे का पूर्ण विकास शरीर के बाहर होता है, ये अंडे देने वाले जीव में होते हैं जिनमें पर्याप्त रूप में जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होता है, जैसे पक्षी या फिर सरीसृप। फिर है अंडज अंडज जो भी है अंडराज। तो ऐसे जीव जिनमें बच्चों का विकास मादा शरीर में और कुछ विकास मादा शरीर के बाहर होता है, अतः वे ओवी ओवोवी कौन सा है वेवी, पता नहीं कौन सा है, बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, प्लेटिपस। ओवी पेरस है यार ये, ओवियो। फिर है एजिंग, तो बुढ़ापे का अध्ययन जीरोटोलॉजी कहलाता है। तो बुढ़ापा तो अपन को पढ़ना नहीं है। फिर है अनुवांशिकी। फिर आता है अनुवांशिकी से होने वाली बीमारियां। तो पहला आता है सुपर फीमेल, 44 प्लस ट्रिपल एक्स। तो लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास नहीं होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी विकसित नहीं होंगे, और नपुंसक या फिर अल्पायु और मंदबुद्धि होते हैं। फिर होते हैं सुपर मेल, तो 44 प्लस एक्स प्लस वाई वाई। तो जैको कौन है ये सिंड्रोम, इसको कहते हैं जैक्सन सिंड्रोम। सामान्यतः आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, लैंगिक अंग पूर्ण विकसित नहीं होते, नपुंसक, अल्पायु और मंदबुद्धि हो सकते हैं। फिर रहता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो लैंगिक रूप से पुरुष लेकिन स्तन ग्रंथियों का विकास होगा, आवाज महिलाओं जैसी लेकिन मांसपेशियां पुरुषों जैसी होती हैं। फिर होता है टर्नर सिंड्रोम, तो ये होता है 44 प्लस एक्स और फिर हो जाता है 0। ठीक है, तो लैंगिक रूप से महिला लेकिन आवाज पुरुषों के समान, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता, और कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन से होने वाली है ये, सॉरी, कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन से होने वाली बीमारी, उसमें आता है डाउन सिंड्रोम। तो 21वें जोड़ी में ट्राइसोगी के कारण ट्राइसोमी के कारण व्यक्ति नपुंसक होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता थर्ड जेंडर से बेहतर यानी कि होगी। नाक चपटा, गर्दन छोटी, इसलिए इसे मंगोलॉइड भी बोला जाता है। कैसा? मंगोलॉइड, नाक चपटा, गर्दन छोटी। फिर एडवर्ड सिंड्रोम आता है 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण, और मंदबुद्धि, अल्पायु तथा शरीर का पूर्ण विकास नहीं होता। पर डाउन सिंड्रोम वाले क्या नहीं होते? मंदबुद्धि नहीं होते। फिर पटाऊ सिंड्रोम, ये 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होने वाला सिंड्रोम है। ऊपरी होठ कटा होता है तथा उंगलियों में संख्या सामान्यतः अधिक मिलती है। तो एक बार डाउन सिंड्रोम फिर से देखते हैं। 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण व्यक्ति नपुंसक होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता थर्ड जेंडर से बेहतर होगी। नाक चपटा, गर्दन छोटी, इसलिए इसे मंगोलॉइड भी कहा जाता है। फिर संरचना में परिवर्तन होने वाली बीमारियां। तो लिंग गुणसूत्र में संरचना से परिवर्तन होने वाली बीमारियों में पहला आता है एक्स गुणसूत्र में, तो उसमें आती है रंग वर्णांधता। तो इस बीमारी में व्यक्ति एक साथ 2 या 3 रंगों को विभेदित नहीं कर पाता, जैसे लाल एवं हरा, लाल एवं पीला, हरा एवं नीला, या तीनों। यह बीमारी एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। यह बीमारी सामान्यतः पुरुषों में अधिक, महिलाओं में कम होती है। यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांध महिला से कराया जाए तो कितने प्रतिशत बच्चों को इस बीमारी होने की संभावना है? तो अपन एक्स वाई एक्स सी, फिर एक्स सी एक्स 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 सी एक्स एक्स सी एक्स सी वाई एक्स सी और एक्स सी वाई। तो 50% बच्चे या 100% लड़कों में वर्णांधता होगी। फिर वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य महिला से किया जाए तो कितने प्रतिशत बच्चों में होगी? तो देख लो भाई कितनों में होगी यार, अब पता नहीं। हीमोफीलिया क्या है? इस बीमारी में रक्त का थक्का देरी से बनता है, जिसके कारण रक्त की हानि अधिक होती है। इस बीमारी को रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। यदि एक वाहक महिला का कराया जाए तो कितनों में होगी? अ, वाहक महिला का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष से कराया जाए तो कितने प्रतिशत लड़कों में बीमारी होगी? 50% में हो रही है भाई। फिर वायु गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से तो हाइपर ट्राइकोसिक, इसमें शरीर पर बालों का घनत्व अधिक होता है तथा कानों में भी बालों का विकास हो जाता है। यह पिता से पुत्र में 100% स्थानांतरित होने वाली बीमारी है। फिर गंजापन, समय से या आयु से पूर्व बालों का झड़ना गंजापन कहलाता है। वायु गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने के कारण होती है। फिर है कौन सा? कायिक गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां, सिकल सेल एनीमिया। तो हाशिया
हाशियातार आरबीसी भी कहा जाता है। इन बीमारी में आरबीसी का आकार हाशिया आकार का हो जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तथा शरीर में जल्दी थकावट के लक्षण आ जाते हैं। फिर होती है एक थैलेसीमिया। गुणसूत्रों में संरचना में परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता तथा शरीर में हीमोग्लोबिन की हमेशा कमी रहती है। फिर होती है फिनाइल फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण फिनाइल एलानीन नामक अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता तथा वह सूत्र के साथ स्रावित होता है, जिसके कारण मूत्र वायु के संपर्क में आने के कारण काला पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति में अमीनो अम्ल के संग्रहण के कारण व्यक्ति के बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, अर्थात मंदबुद्धि रह जाता है। फिर कौन सा है? काई-टू-चेट सिंड्रोम। तो पांचवें गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण व्यक्ति के रोने की आवाज बिल्ली के रोने की आवाज से हो जाती है। तो ये कौन सा है? काई-टू-चेट सिंड्रोम। फिर आता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आता है टेस्ट ट्यूब बेबी पहला। तो है परख नली। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको कहते हैं परख नली बेबी। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी महिला में फैलोपियन नलिका खराब हो या पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम हो। यह तकनीक में अंडाणु और शुक्राणु की मुलाकात अर्थात निषेचन प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया जाता है। फिर किसी परख नली में उसको कृत्रिम रूप से किसी परख नली में किया जाता है तथा युग्मनज निर्माण के पश्चात 16-32 कोशिका की अवस्था में उस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसे आईवीएफ तकनीक कहा जाता है। तो पहले इसको बाहर पे इसको क्या करा दिया, निषेचित, और फिर डाल दिया महिला के गर्भाशय में। फिर किराए की कोख यानी कि सैरोगेट मदर, इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी दंपत्ति की महिला के गर्भाशय में कोई समस्या हो तथा वह महिला सामान्य प्रक्रिया के द्वारा माता न बन पा रही हो। इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु कृत्रिम रूप से परख नली में मिलाए जाते हैं तथा युग्मनज को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। जिस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं उसे सैरोगेट मदर कहते हैं। यह घटना सैरोगेसी कहलाती है। भारत में वाणिज्यिक सैरोगेसी पे अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर है थ्री पेरेंट बेबी, 3 पैतृक वाली संतान। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी महिला में लेय सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, जिसमें मांसपेशियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीन की खराबी के कारण होता है। इस तकनीक में दंपति के अंडाणु और शुक्राणु की केंद्रक की मुलाकात किसी अन्य महिला के खाली अंडाणु में कराई जाती है। तब निर्मित होने वाले बच्चे में तीनों दंपतियों के आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे बच्चे का निर्माण 2017 में मैक्सिको में हुआ था। ब्रिटेन पहला देश है जिसने इसे कानूनी वैधता दी। तो इसमें क्या होता है, पिताजी का तो क्या होता है शुक्राणु, माताजी का क्या होता है इसमें केंद्रक होता है। और देखो, दंपति के अंडाणु और शुक्राणु की केंद्रक की मुलाकात किसी अन्य महिला के खाली अंडाणु में, तो दूसरी महिला का अंडाणु होता है पर इनके क्या होते हैं, केंद्रक होता है इस महिला का। तो फिर आता है मातृत्व प्रभाव। तो किसी क्या है ये सं, संतति पर पिता की तुलना में माता के अधिक प्रभाव को मातृत्व प्रभाव कहा जाता है। उसका मुख्य कारण युग्मनज के निर्माण में शुक्राणु केवल केंद्रक देता है जबकि अंडाणु केंद्रक तथा कोशिका दोनों प्रदान करता है। इसी कारण से बनने वाले संतति में पिता की तुलना में माता के गुण अधिक मिलते हैं। उदाहरण होंगे। फिर होते हैं क्लोनिंग। तो पहली बार क्लोनिंग 1963 में एक मेंढक की गई थी, जबकि 1997 में एक स्तनधारी भेड़ की क्लोनिंग की गई थी जिसका नाम डॉली था। भारत में पहली भैंस की क्लोनिंग की गई थी जिसका नाम गरिमा रखी गई। फिर डॉली की क्लोनिंग इबोन विलमट के द्वारा की गई। ठीक है, क्लोनिंग की प्रक्रिया में जिस जीव की क्लोनिंग तैयार करना होता है उसकी अस्थि मज्जा की कोशिका के केंद्रक को किसी मादा के अंडाणु में प्रवेशित कराया जाता है, यानी कि उसकी जो क्या होती है, बोन मैरो की जो कोशिका होती है यानी कि टिश्यू होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको किसी मादा के अंडाणु में प्रवेशित कराया जाता है। फिर विद्युत धारा की सहायता से विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जब 16-32 कोशिका की अवस्था में उसे किसी मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है
अब ठीक है, उसके बाद फिर विकसित होने वाली संतति हूबहू उस जीव के समान होगी जिसकी अस्थि मज्जा की केंद्रक उपयोग में किया गया हो। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? तो इस तकनीक का विकास एलिस जेफर ने किया था, जबकि भारत में इस तकनीक का विकास डॉक्टर लाल सिंह के द्वारा किया गया। इस तकनीक की सहायता से किसी व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का मूल आधार वेरिएबल नंबर या फिर जो वास्तव में डीएनए के टुकड़े होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ, जो भी इसमें दिख नहीं रहा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के डीएनए के टुकड़ों का आकार हूबहू समान नहीं हो सकता। फिर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, डीएनए कौन सा है ये? पुनर्संयोजन तकनीक। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से किसी डीएनए में अन्य जीव के जीन को परिवेशित कराया जा सकता है। इस तकनीक का विकास तभी संभव हो पाया है जब निम्न 3 एंजाइम्स खोजे गए। पहला है एंडोन्यूक्लियस, फिर है डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो एंडोन्यूक्लियस में यह इकलौता एंजाइम है जो किसी डीएनए के विशिष्ट भाग से काट सकता है, डीएनए को विशिष्ट भाग से काट सकता है, इसलिए इसे जीव विज्ञान की कैंची कहते हैं। फिर डीएनए लाइगेज, यह दुनिया का एक इकलौता एंजाइम है जो डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ सकता है, इसलिए इसे जीव विज्ञान की सीवनकार कहते हैं। फिर है डीएनए पॉलीमरेज, यह दुनिया का इकलौता एंजाइम है जो डीएनए का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसे नवनिर्माण करने वाला एंजाइम भी कहा जाता है। इस तकनीक में निम्न पदों की सहायता से परिणाम की प्राप्ति की जाती है: लक्षित डीएनए की पहचान, लक्षित डीएनए को मुख्य डीएनए से अलग करना, लक्षित डीएनए को अन्य जीव के डीएनए से जोड़ना और लक्षित डीएनए से उत्पाद को प्राप्त करना। फिर इसके अनुप्रयोग क्या हैं? इस तकनीक की सहायता से इंसुलिन का निर्माण, इस तकनीक की सहायता से कृषि क्षेत्र में निम्न फसलों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिजेनेसिस। यह एक बैक्टीरिया है जिसमें उपस्थित जीन किराए प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कीटों के लिए विष का कार्य करता है। इस जीन को जिस फसल में डाला जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी बैंगन। फिर है सुनहरा चावल। इस तकनीक की सहायता से चावल में ऐसे जीन का प्रवेशित कराया जाता है जो विटामिन ए का निर्माण करते हैं। इस चावल का रंग हल्का पीला होने के कारण इसे सुनहरा चावल कहते हैं। फिर अनुवांशिक रूपांतरित सरसों। तो भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा ऐसे सरसों की फसल का निर्माण किया गया जो अपने निकट खरपतवारों को उगने नहीं देती। फिर है फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो यह डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक से प्राप्त पहली ट्रांसजेनिक फसल है जिसका जीवन काल तथा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसके पकने की दर धीमी होती है। फिर है नए जीवों के निर्माण में। तो इस तकनीक की सहायता से एंडी नामक बंदर का निर्माण किया गया जो सुनहरे रंगों का था। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक से प्राप्त होने वाले जीवों को अनुवांशिकीय रूपांतरित जीव यानी कि जीएमओ या फिर ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। और फिर है बहुगुणिता। तो इससे तात्पर्य गुणसूत्रों के पूर्ण सेट से कई गुना करने से है। पहली बार नॉर्मन बोरलॉग ने इस तकनीक की सहायता से गेहूं की बोनी प्रजाति का निर्माण किया जो एक हेक्सा प्लॉड गेहूं की प्रजाति है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने इस तकनीक की सहायता से प्रथम हरित क्रांति का सूत्रपात किया था। वर्तमान में अधिकतर फसलों में इस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। फिर बहुलक इसमें न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन क्षार, डीऑक्सी राइबोज और फॉस्फरिक अम्ल। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 रासायनिक अणुओं के मिलने से होता है। नाइट्रोजन क्षार, डीएनए के निर्माण में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार मदद करते हैं: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। फिर डीऑक्सी राइबोज सकरा और एक होती है फॉस्फोरिक अम्ल। तो डीएनए की संरचना को पहली बार वाटसन एवं क्रिक के द्वारा क्या ये क्रिक के द्वारा स्पष्ट किया गया, जिसके अनुसार डीएनए द्विकुंडलन वाली संरचना है जिसका व्यास 20 आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एक कुंडलन की लंबाई 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिससे कुल नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं 10 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। डीएनए समस्त जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ वायरस आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जैसे कि बताया नहीं इसने, आरएनए के राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें बता दिया इसने राइबोस सकरा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल।
तो यह भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है जो उपरोक्त रासायनिक अणुओं से निर्मित होता है। आरएनए एक कुंडलन वाली संरचना है जो कोशिकाओं में कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कार्य के आधार पर कोशिका को निम्न 3 प्रकार के आरएनए मिलते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जो आरएनए जो डीएनए से सूचनाओं को लेकर आता है। फिर टीआरएनए ऐसा आरएनए जो प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। और फिर है आरआरएनए यानी कि ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करता है। आरएनए सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ वायरस में यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। फिर डीआरएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो ये फुल फॉर्म बता देंगे। एक तो डीऑक्सी राइबोज और उसकी बता देंगे, ठीक है। फिर इसमें एजीसीटी होता है और इसमें नहीं होते। फिर इसमें द्विकुंडलन होता है, ये एकल कुंडलन होता है, ये आनुवांशिकी होता है, ये कोशिका निर्माण अपवाद है इसका तो। और ये एक प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर है प्रोटीन संश्लेषण। तो किसी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन की समझ जानकारी उस कोशिका के डीएनए के पास होती है। तो कैसे बनता है किसी कोशिका में प्रोटीन? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। तो किसी कोशिका में प्रोटीन निर्माण की समझ जानकारी उस कोशिका के डीएनए के पास होती है तथा डीएनए राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण कर पाता है। प्रोटीन का निर्माण निम्न 2 पदों में पूर्ण होता है। एक होता है अनुलेखन, जिसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया में डीएनए विशिष्ट क्रमों में एमआरएनए का निर्माण करता है, जिस पर नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट क्रम मिलता है। एमआरएनए प्रोटीन के निर्माण में उपयोग होने वाले समस्त अमीनो अम्ल की जानकारी होती है, जो राइबोसोम्स पर जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमआरएनए पर डीएनए के द्वारा लिखी गई भाषा जेनेटिक कोड कहलाता है। जो इस जेनेटिक कोड को डिकोड करने में भारत के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने मदद की थी, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर होता है इसमें अनुलिपीकरण, जिसमें होता है ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया में एमआरएनए पर छपी भाषा को डिकोड किया जाता है तथा राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। वास्तव में इस प्रक्रिया में टीआरएनए की सहायता से विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर छोड़ा जाता है। फिर शब्दावली। तो एक होता है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन ऐसे जीन जिनके उपस्थित होने पर बीज में अगली पीढ़ी का निर्माण नहीं हो पाता। पूरे विश्व में इसे प्रतिबंधित किया गया है। फिर है ट्रेसर जीन। ऐसे जीन जो अपनी अभिव्यक्ति तभी दे पाते हैं जब उन पर विशेष प्रकार के रसायनों का छिड़काव किया जाता है। फिर होता है यूथेनिक्स। तो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है, मानव को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, पर्यावरण प्रदान करके। ये एक समाजवादी विचारधारा है। फिर है यूजेनिक्स। तो आनुवांशिक के सिद्धांतों के आधार पर मानव की पीढ़ी में सुधार यूजेनिक्स कहलाता है, ये एक ऊंची विचारधारा है। फिर है बायोपायरेसी। तो किसी देश या समाज के परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके जैविक उत्पाद प्राप्त करना तथा अन्य उसके अनन्य उनके उनके क्या लिख रहा है यार ये, उनके नाम पर पेटेंट करवाना बायोपेरेसी कहलाता है। फिर इसमें अमेरिका और यूरोपीय देश अग्रणी हैं। भारत ने इन समस्या से निपटने के लिए परंपरागत लाइब्रेरी बनाई है। फिर जीनोम। जीनोम क्या है? किसी व्यक्ति में मिलने वाले गुणसूत्रों का एक सेट जो जीनोम कहलाता है। अब आते हैं अनुवांशिक रोग। अगर अपन पढ़ लेते हैं तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से अपन ने इसमें ट्रिक लगाई थी। कौन सी लगाई थी ट्रिक? कि टर्नर सिंड्रोम है ना, तो अपन ने इसमें ट्रिक लगाई थी क्या, एक सेकंड बताता हूँ। नर अपन ने लगाई थी, नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं। तो नर से हो गया टर्नर, क्लाइंट से क्लाइन, कौन सा हो गया क्लाइंट फिल्टर, और पटाने से पटाऊ, कमजोर से डाउन, और होते हैं से एडवर्ड, ठीक है। तो जहाँ पे टर्नर है वहाँ पे चार कितने 45 गुणसूत्र उतरे हैं। फिर क्लाइंट फिल्टर में 47 और पटाऊ में 47, तो सिर्फ टर्नर में है 45। तो नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं, और सिर्फ नर वाले में है कितने 45 और सब में है 47। फिर ओनली फीमेल में होती है, और फिर क्लाइंट फिल्टर मेल में, पटाऊ बोथ में, फिर डाउन भी बोथ में, और एडवर्ड्स कौन सा है, एडवर्ड में, दोनों में। फिर इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स, यहाँ पे होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और
और सब में तो क्या है, ट्राइसोमी होती है किसमें, 13वें में, डाउन में होती है 21वें में, और एडवर्ड में होती है 18वें में, और पटाऊ में 13वें में। फिर एक्स गुणसूत्र की कमी होती है किसमें, टर्नर में। एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है किसमें, क्लाइनफिल्टर में। और मोस्ट कॉमन है कौन सा, डाउन। क्रोमोसोम्स जेनेटिक डिजीज है। और फिर डाउन कौन सा, टर्नर की सिम्टम्स हैं, स्तनों का कम विकास, मासिक चक्र अनुपस्थिति या अनियमित। फिर क्लाइनफिल्टर का है गुणसूत्रों की अधिकता, नर में स्तनों का विकास। और डाउन सिंड्रोम की है मंगोलिज्म की, जैसे कि हाइट कम, आंखें छोटी, गर्दन छोटी, नोज फ्लैट और बिग फोरहेड। और ये है कौन से, उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग, जैसे थैलेसेमिया, सिक्किल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, वर्णांधता और रंजकहीनता। तो थैलेसीमिया में उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा चेन नहीं बनती, जिससे एच बी नहीं बनता और आरबीसी की कमी हो जाती है। दो प्रकार के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा। फिर ट्रीटमेंट है, इलाज कैसे, प्लांट ट्रांसफ्यूजन, रक्त चढ़ाना, और जीन थेरेपी। फिर है भूमध्य सागर एनीमिया भी कहते हैं इसको। फिर होती है सिक्कल सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन के कारण कौन सा, वेलिनो अमीनो अम्ल आ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाती है, कैसी, हंसियाकार हो जाती है। इस रोगी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा मलेरिया नहीं होता। तो इसके रोगी को क्या नहीं होता, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा मलेरिया नहीं होता। फिर है हीमोफीलिया, तो उत्परिवर्तन के कारण रक्त स्कंदन कारक कौन सा, 8वां, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 8वां नहीं बनता, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनता। केवल नर मेल में होता है, मादा फीमेल ओनली वहाँ कैरियर का काम करती है, और इसको शाही रोग भी कहते हैं। फिर होती है कलर ब्लाइंडनेस, तो उत्परिवर्तन के कारण आंख में रेड व ग्रीन रंग के कोन शंकु नहीं बन पाते, कौन से, रेड और ग्रीन कोन के, जिससे लाल, रेड व हरे, ग्रीन रंग नहीं दिखते, ठीक है। तो नर मेल व मादा फीमेल दोनों में होता है, परंतु नर मेल में ज्यादा होता है। फिर होती है एल्बिनिज्म, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण मेलेनिन वर्णक नहीं बनेगा, और स्किन, हेयर, आइरिश ब्लैक नहीं होते, रंजकहीनता हो जाती है, ठीक है। अगला आता है आँख। तो आँखें 2 प्रकार की होती हैं, संयुक्त। इस प्रकार की आँखों में एक आँख में कई आँखें होती हैं। इस प्रकार की आँखें छोटे जीवों जैसे कीटों में मिलती है। इन आँखों में दिन के समय बनने वाले प्रतिबिंब अत्यधिक चमकीला होता है। इसी कारण यह जीव रात्रिचर होते हैं, क्योंकि रात में बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। फिर सरल आँखें, यह समस्त कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जिसमें स्पाइनल कोड पाए जाते हैं, और मानव आँख भी यही होती है, ठीक है। फिर कॉर्निया, यह पारदर्शी संरचना है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी संरचना है जिसे सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडी कार्य नहीं करती। इसे कौन से में नब बनाए रखने में इसे कौन सा नम बनाए रखने के लिए आंसू ग्रंथियां मिलती हैं इसमें, ठीक है। फिर आइरिश, यह आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक आनुवांशिकी लक्षण है। फिर है प्यूपिल, यह छिद्र समान संरचना होती है, यहाँ से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, और एंट्रोजीन नामक रसायन इस छिद्र को बड़ा कर देता है। आंखों की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है सिलियरी मसल या फिर सिलियरी मांसपेशियां, यह आंख की लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करती है। निकट की वस्तु में मांसपेशियां तनाव में, और दूर की वस्तुओं में आंख के विश्राम की स्थिति में आ जाती हैं। फिर है लेंस, यह द्रव से निर्मित संरचना होती है। मानव में उभय उत्तल प्रकार का लेंस मिलता है। उभय उत्तल एक स्वस्थ व्यक्ति की दृष्टि बेहतर मानी जाती है अगर वह 6x6 की दृष्टि को दर्शाता है। फिर रेटिना, यह आंख में मिलने वाला पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यह निम्न 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, रोड सेल यानी कि स- स्तंभाकार, और एक होता है कोन सेल, शंकुकार। तो रोड सेल का काम कार्य है प्रकाश की तीव्रता, और कोन सेल का कार्य है रंग देखना। फिर रोड सेल, इनमें रोडोपिसम नामक प्रोटीन मिलता है, जो ओपिकैलियोप्सम और रेटिनिन से मिलकर बना होता है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार यह प्रतिबिंब का निर्माण करने में सहायक है। इसकी सर्वाधिक मात्रा उल्लू की आंखों में मिलती है, इसलिए उल्लू रात में देख पाता है। फिर कोन कलर के लिए, यह कोशिका रंग के लिए जिम्मेदार होती है।
जिन जीवों में मिलता है वे रंगीन वस्तुओं को देख पाते, जैसे मानव, बंदर। फिर मानव की आंखें 3800 एंगस्ट्रॉम से अठा कितना 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगे के प्रकाश तरंग के लिए संवेदनशील होती है। तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तरंग के लिए संवेदनशील होती है तथा सर्वाधिक संवेदनशील 5500 एंगस्ट्रॉम प्रकाश के लिए पीली रंग की होती हैं। फिर आंखों से जुड़ी बीमारियां जैसे गुलाबी आंखें, यह कौन सा है? यूको यूमोकोकस या फिर र्यूडोमोनास बैक्टीरिया की प्रजाति के द्वारा होने वाली है। इस इसमें आंखों का रंग लाल और गुलाबी हो जाता है। यह संक्रामक बीमारी है। फिर है कौन सा है ये? भेंगापन। तो आंखों की मांसपेशियां बड़े या छोटा हो जाने के कारण ये बीमारी होती है। इसमें आंखें का गोला अधिक या कम घूम जाता है। फिर मोतियाबिंद, आंखों की लेंस का पारदर्शिता समाप्त होना मोतियाबिंद कहलाता है। इसमें व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। इसे शल्य चिकित्सा से पूर्ण समाप्त किया जा सकता है। फिर निकट दृष्टि दोष, इस बीमारी में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है या लेंस की फोकस दूरी के कम होने के कारण या आंख के गोले के बड़े होने के कारण हो सकता है। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जो वास्तव में ऋणात्मक कौन से हैं? ऋणात्मक नंबर वाले चश्मे होते हैं। फिर लेंस की क्षमता को डायमीटर कहते डायोप्टर में मापा जाता है। फिर दूरदृष्टि दोष, तो इस बीमारी में व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस बीमारी का मुख्य कारण प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बढ़ना होता है, जो लेंस की फोकस दूरी के बढ़ने के कारण था। आंख के गोले के छोटे होने के कारण हो सकता है, इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जो वास्तव में धनात्मक संख्या के चश्मे होते हैं। फिर है जरा दृष्टि दोष, यह बीमारी वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति को न तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती है न ही दूर की। मुख्य कारण ही सिलेरी मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण। इसमें द्विफोकी लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर दृष्टि वैषम्य, तो इस बीमारी में लोगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका मुख्य कारण कॉर्निया के आकार का अनियमित होना। इसके लिए बेलनाकारी लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर है ग्लाइब्रूफोमा, तो आंखों से मिलने वाले द्रवों के संतुलन में परिवर्तन के कारण ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता। फिर आता है अंतःस्रावी तंत्र। तो बहिस्रावी तंत्र होता है एक अंतःस्रावी और एक मिश्रित। तो बहिस्रावी में आते हैं नलिकाएं और उनसे निकलती हैं एंजाइम्स। अंतःस्रावी में आते हैं हार्मोन और नलिका विहीन ब्लड में जाती हैं सीधे हार्मोन। फिर मिश्रित में आते हैं जननांग जिसमें टेस्टोस्टेरोन और महिला में अंडाशय। ठीक है, जननांग में टेस्टीज सॉरी। तो मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियां मिलती हैं बहिस्रावी, ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका होती हैं। इनके लक्षित अंग नजदीक होते हैं तथा इनसे एंजाइम का स्रावण होता है। बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं। लक्षित अंग दूर भी हो सकते हैं तथा इनसे निकलने वाला पदार्थ सामान्य हार्मोन होता है, अंतःस्रावी कहलाती हैं। सबसे बड़ी थायराइड। फिर मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम या हार्मोन दोनों का स्रावण होता है, अमाशय और अग्नाशय और जननांग। फिर है कौन सा है ये? एंजाइम और हार्मोन में अंतर। तो एंजाइम बहिस्रावी होते हैं, हार्मोन अंतःस्रावी। एंजाइम नलिका युक्त होते हैं, हार्मोन नलिका विहीन। एंजाइम एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉयड और कार्बोहाइड्रेट से। फिर एंजाइम प्रभावित करते हैं अभिक्रिया और हार्मोन प्रभावित करते हैं अंग को। फिर ये देखो ये कुछ कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर होती है पीनियल मस्तिष्क में। फिर पीयूष ग्रंथि। तो ये तीनों तो हो गई, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष। ये तो कहाँ पर है? सिर में। फिर गले में थायराइड और पैराथायराइड। फिर हृदय के वहाँ पे है कौन सी? थाइमस और एक है अग्नाशय। और फिर नीचे की साइड है एड्रिनल और सबसे नीचे है जननांग। तो हाइपोथैलेमस, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसके सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं तथा पीयूष ग्रंथि इन्हीं आदेशों के आधार पर कार्य करती है। तो सुपर मास्टर ग्रंथि। फिर है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियमित करती है, लेकिन इस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं जो सीधे अंग पर कार्य करते हैं। पहला है एडीएच, एंटी डाइक्यूरेटिक हार्मोन, और एक है ऑक्सीटोसिन।
तो इसे बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन दूध स्रावन को प्रेरित करता है, बच्चे को जन्म को सरल करता है, एक दूसरे की ओर आकर्षण के लिए जिम्मेदार होता है। फिर थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा शरीर के वृद्धि में मुख्य ग्रंथि भी है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन कहलाते हैं। इसकी अधिकता कमी से निम्न बीमारी हो सकती है। कौन सी? दैत्याकार शरीर। इस बीमारी में थायरोक्सिन की अधिकता के कारण शरीर का विकास अधिक हो जाता है तथा शरीर दैत्याकार दिखाई देने लगता है। फिर है बौनापन। इस हार्मोन की कमी के कारण शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, इसे बौनापन कहते हैं। फिर है गैंगा। थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है, इसे गैंगा गलगंड कहते हैं। यह छोटी जीवों में कायांतरित की घटना के लिए जिम्मेदार होता है, अतः लार्वा को वयस्क अवस्था में बदल देता है। फिर है पैराथायरॉइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि के चारों ओर बिखरी हुई अवस्था में मिलती है। इससे निकलने वाले हार्मोन पैराथायरॉइड कहलाते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टमलेशियम नामक बीमारी होती है, जबकि अधिकता के कारण कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। फिर है थाइमस ग्रंथि। इसे प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। यह शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण तथा परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह ग्रंथि 12 से 13 की उम्र में निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए यह कम उम्र में ही लगा दिए जाते इसलिए इसके टीके कम उम्र में ही लगा दिए जाते हैं। फिर है एड्रिनल ग्रंथि, जो 3F या 4S होती हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। और शुगर के लिए 4S हो गए, शुगर, साल्ट, स्टेरॉइड और सेक्स। तो एड्रिनल ग्रंथि 3F या 4S, फाइट, फ्लाइट, फियर, और 4S में हो गया कौन सा? शुगर, साल्ट, स्टेरॉइड, सेक्स। तो इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर में लैंगिक लक्षण, लवण की मात्रा, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि पुरुषों में अधिकता तो महिला जैसे लक्षण, और महिलाओं में अधिकता हो जाए तो पुरुषों जैसे लक्षण होते हैं। फिर जननांग, तो पुरुषों के जननांग के रूप में एक जोड़ी वृषण मिलते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए, जैसे दाढ़ी, मूछ विकास, मांसपेशियों का कठोर होना और आवाज, मोटेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं में जननांग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय मिलता है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करते हैं, जो महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, मासिक चक्र का नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जननांग से निकलने वाले हार्मोन की कमी होने पर नपुंसकता के लक्षण आते हैं। फिर है फीजोम्स, यानी कि बाह्य हार्मोन, फीरोमोन्स। ये ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। यह शरीर के बाह्य अंगों से स्रावित होता है, और जैसे जैसे कुत्ते के मूत्र में, बाघ के मल में। वर्तमान में इसका उपयोग इत्र उद्योग में तथा मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में किया जा रहा है। कौन सा? फेरोमोन्स, यानी कि बाह्य हार्मोन। ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए तो एंटीजन बी आरबीसी पर पाए जाते हैं तथा एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन व एंटीबॉडी को असमान या नॉन सिमिलर रखा जाता है। समान होने की इनकी क्रिया रिएक्शन हो जाती है, जिससे एग्लूटिनेशन या फिर एग्लूटिनेशन कहते हैं, जिससे क्या होता है, वो मर जाता है इंसान। ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप देख लेना, ऐसे-ऐसे हैं, और कि कौन किसको दे सकता है। फिर आरएच फैक्टर क्या होता है? तो इसे आरएच एंटीजन या डी एंटीजन भी कहते हैं। इस आधार पर ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आरएच एंटीबॉडी किसी में भी नहीं पाई जाती है, और जिसमें पाई जाती है वो आरएच पॉजिटिव होता है, जिसमें एब्सेंट होती है वो आरएच नेगेटिव होता है, और आरएच एंटीबॉडी तो मिलती ही नहीं है। भारत के 93% लोग पॉजिटिव हैं, 7% लोग नेगेटिव हैं। वर्ल्ड के 85% लोग पॉजिटिव है, 15% लोग नेगेटिव है। फिर है इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। तो इसे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच विसंगति भी कहते हैं। यह केवल तब होती है जब मदर फादर में, एक में नेगेटिव है, मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है। चिल्ड्रन पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, तो इस अवस्था में पहली संतान नॉर्मल होगी, लेकिन बाद की संतान गर्भावस्था में आ जाती है। इससे बचने के लिए प्रसव डिलीवरी के आधे से 72 घंटे के अंदर एंटीडी का इंजेक्शन लगाते हैं मदर में। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंटीजन ए और बी के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए और बी और ओ।
फिर इसे ब्लड ग्रुप का एबीओ सिस्टम कहते हैं। दोनों कार्बोहाइड्रेट शुगर के बने होते हैं। इस रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। फिर उसके बाद RH एंटीजन के डी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप दो प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। RH सिस्टम कहते हैं। RH एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। इस रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर व वीनर ने रिसिस बंदर में 1940 में की थी। सर्वाधिक दाता होता है O नेगेटिव, सर्वाधिक ग्राही होता है AB पॉजिटिव। फिर एंटीजन को एग्लूटिनेट एग्लूटिनोजन अरे यार एंटीजन को एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन कहते हैं एंटीबॉडी को। फिर है एंटीजन ए और बी की जीन क्रोमोसोम गुणसूत्र 9 पर पाई जाती है। इनके जीन IA और IB होते हैं। फिर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और ये देख लेना कौन कौन से हैं। फिर नोट वोट ये तो इनको तो हटाते हैं। फिर आता है ब्लड। तो ब्लड 55% भाग द्रव होता है लिक्विड पार्ट और 45% होता है ठोस भाग। प्लाज्मा कहते हैं द्रव भाग को और ठोस भाग को। 3 कणिका के बना होता है RBC इरिथ्रियोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। फिर ब्लड के क्या क्या होते हैं तो ये तरल संयोजी ऊतक है। इसका भार बॉडी के 7 से 8% का होता है। ये 5 से 6 लीटर मात्रा में होता है। और RBC WBC प्लेटलेट रेड बोन मैरो में बनती हैं और इसका pH होता है 7.4। फिर है इरिथ्रियोपियोसिस। तो RBC के निर्माण फॉर्मेशन की क्रिया कहलाती है इरिथ्रियोपियोसिस। ल्यूकोपियोसिस कहलाती है WBC के निर्माण की क्रिया और थ्रोम्बोपियोसिस कहलाती है प्लेटलेट के निर्माण की क्रिया। फिर RBC यानी कि इरिथ्रियोसाइट। ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की कमी से ब्लड कम हो जाता है जिससे एनीमिया बीमारी हो जाती है। फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बनती है आरबीसी और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और ये मनुष्य में 45 से 65 लाख के बीच होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यानी कि केंद्रक एब्सेंट। फिर ये बायकनकेव यानी उभया अवतल होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। प्लीहा में इसको नष्ट कर देते हैं। फिर इरिथ्रियोपोएटिक ऑर्गन। इरिथ्रियोपोएटिक अंग कौन से हैं जहाँ आरबीसी ब्लड बनती है। बर्थ से पहले इसको इरिथ्रियोपोएटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं यॉर्क सैक यकृत और प्लीहा। और बर्थ के बाद यूरोटोपोएटिक ऑर्गन कौन से इरिथ्रियोपोएटिक ऑर्गन कौन से होते हैं रेड बोन मैरो। तो बर्थ से पहले तो होते हैं यॉर्क सैक यकृत प्लीहा और बाद में रेड बोन मैरो। फिर स्प्लीहा या फिर स्प्लीन क्या होती है तो आरबीसी का कब्रिस्तान है। बर्थ से पहले इरिथ्रियोपोएटिक ऑर्गन कुछ मात्रा में आरबीसी ब्लड स्टोर संग्रह करता है इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का परिपक्वन विटामिन B12 और विटामिन B9 के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की व ग्लोबिन का बना होता है। हीमोग्लोबिन HB और हीम का बना होता है। तो ग्लोबिन हीम आयरन से बना होता है जो फेरस Fe2 अवस्था में पाया जाता है। आरबीसी HB ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट करता है। HB ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है जो लाल रंग का होता है इसलिए आरबीसी का रंग भी लाल होता है। नाइट्रेट के कारण हीमोग्लोबिन मैथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है जिसमें आयरन फेरिक या फेरिक यानी F3 अवस्था में पाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फिर HB 12 से 16 ग्राम का होता है। विटामिन B12 और B9 की कमी से मेगा ब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। सर्दी के दिनों में बंद कमरे में कोयले जलाकर सोने से मृत्यु हो जाती है क्योंकि जलने से CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो HB से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें ऑक्सीजन O2 का परिवहन रुक जाता है। फिर इसके बाद है कौन सा WBC ल्यूकोसाइट। तो रोगजनक पैथोजन को मारकर शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा बढ़ाती है। इसे फैगोसाइट भक्षाणु कहते हैं। इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। WBC का नंबर 4000 से 11000 के बीच होता है। अधिकांश रोग के समय WBC बढ़ जाती है लेकिन एड्स और टाइफाइड के समय कम हो जाती है। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में WBC लाखों में हो जाती है। WBC 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी एसिडोफिल इओसिनोफिल और बेसोफिल न्यूट्रोफिल मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट होते हैं। कौन से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं
ये दोनों मिला के फेगोसाइट कहलाते हैं और सभी डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा और बोन मैरो में ही बनती हैं। और लिम्फोसाइट होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये करती है एंटीबॉडी का निर्माण। और परिपक्व कहाँ पे होती है? बोन मैरो में। और मैच्योर कहाँ पे होती है? टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में। और एड्स में इनकी संख्या कम हो जाती है। तो ये तो डायरेक्ट भक्षण कर लेती हैं, कौन सी? एसिडोफिल और मोनोसाइट। पर जो लिम्फोसाइट होती हैं ये डायरेक्ट भक्षण नहीं करती, ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और ये होती हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। फिर होते हैं प्लेटलेट। तो ये सेल नहीं होती हैं, ये मेगा कैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य के टुकड़े होते हैं। अतः इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। और ब्लड क्लॉट रक्त थक्का बनाने में काम आती है। ब्लड क्लॉट बनाने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ब्लड क्लॉट में दो प्रक्रियाएं शामिल है, रक्त स्कंदन और समूहन। तो क्या है? रक्त स्कंदन में रक्त स्कंदन कारक काम कार्य आते हैं जो 13 होते हैं, जो 1 से 13। ये अधिकांश यकृत में बनते हैं। विटामिन के कुछ रक्त स्कंदन कारक के निर्माण में काम आता है। मुख्य रक्त स्कंदन कारक कौन से हैं? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम। फिर ऐसे पदार्थ जो रक्त स्कंदन को रोक लेते हैं उन्हें प्रतिस्कंदनकारी कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक और कृत्रिम प्रतिस्कंदक। प्राकृतिक बनते हैं लीवर में, उदाहरण है हीपेरिन। और कृत्रिम ब्लड को बोतल या ब्लड बैंक में स्टोर करने में काम आता है, उदाहरण होता है ईडीटी और सोडियम साइट्रेट। फिर सीरम प्लाज्मा से सभी रक्त स्कंदन कारक वाले प्रोटीन जैसे फाइब्रोनिजिन, प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाए तो बचे द्रव को सीरम कहते हैं। फिर तो वापस से कौन से आ गए? हार्मोन। हार्मोन में पहले आ गए हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, कम मात्रा में निकलते हैं। फिर मिश्रित ग्रंथि जो होती है अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। फिर आती है थाइमस ग्रंथि। इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा में। यह ग्रंथि लसीकांग होती है, यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन। उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती जाती है। फिर पीनियल ग्रंथि जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, जो कि शरीर के कार्य सोना, जागना, भूख को समय के साथ समायोजित करता है, इसलिए इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। फिर वृषण यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है। फिर कौन सा होता है? अंडाशय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, स्किन को मुलायम बनाता है, इसलिए सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं। फिर है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है जिसे कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। यह हड्डी से कैल्शियम को रक्त में लाता है। यह मूत्र से फॉस्फेट अधिक निकलवाता है। हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए मांसपेशियों में संकुचन होता है। इसलिए मांसपेशियों में संकुचन सही से नहीं हो पाता है, इसे टिटेनी कहते हैं। टिटेनस रोग अलग है, वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर थायराइड ग्रंथि। इसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो आयोडीन की सहायता से बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य आधारी उपापचयी दर यानी पीएमआर को नियंत्रित करता है, बालावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि करवाता है। फिर है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर घोंघा हो जाता है, गलगंड और जड़वा मानवता आ जाती है, यानी कि क्रिटिनिज्म। और मिक्सी मैक मिक्सीडेमा। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से ग्रेव रोग हो जाता है, गोइटर घेंगा आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। फिर थायराइड में सी कोशिका पाई जाती हैं, जिसे कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, जो कैल्शियम को रक्त की हड्डी तक पहुंचाता है। फिर है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय में कौन से हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला आ गया अल्फा सेल, दूसरा आ गया बीटा सेल और तीसरा आ गया गामा सेल। अल्फा से होता है ग्लूकागोन, बीटा से होता है इंसुलिन और गामा से होता है सेमोटोस्टेटिन। फिर इंसुलिन जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक ले जाता है, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अतः ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, अतः हाइपोग्लाइसीमिया करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। फिर दो हैं, ये देख लेना। लाइफ स्टाइल से होती है कौन सी? डायबिटीज मेलिटस 2 और डायबिटीज मेलिटस होती है ऑटो इम्यून डिजीज होता है।
फिर ये इंसुलिन पर डिपेंड करता है, पहली वाली, दूसरी वाली नहीं करती, क्योंकि इसमें इंसुलिन बनता है पर रिसेप्टर खराब हो जाता है। फिर एड्रेनलिन ग्रंथि, तो अधिवक्र कहते हैं, किडनी के ऊपर होती है यह ग्रंथि। तो दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। मेडुला से निकलने वाले हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, और कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तीनों को ही स्टेरॉइड के बने होते हैं, इसलिए तीनों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में मिनरल, खनिज, लवण का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें मिनरलोकॉर्टिकोसॉइड कहते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, इसका दूसरा नाम एल्डोस्टीरोन हार्मोन है, ठीक है। फिर यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखता है, अतः इसे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम कॉर्टिकोसोल हार्मोन है। यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड शरीर में सेक्सुअल बिहेवियर को संतुलित करता है, इसे सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। तो क्या-क्या करते हैं, एक तो सेक्सुअल बिहेवियर को नियमित करता है, संतुलित करता है, फिर कौन-सा है, ग्लूकोज के स्तर को नियमित करता है, और खनिज और साल्ट को संतुलित करता है। फिर है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, दोनों हार्मोन मिलकर काम करते हैं और समान काम करते हैं। ये सामान्य अवस्था में नहीं निकलते, ये आपातकालीन परिस्थिति में जैसे स्ट्रेस, तनाव में ही निकलते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अचानक शेर सामने आ जाए, टीचर ने अचानक किसी स्टूडेंट को बोर्ड पर बुला लिया, इसे 3F फियर फ्लाइट फियर फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तनाव, स्ट्रेस में यह हार्मोन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हार्ट रेट, श्वसन दर आदि को बढ़ा देता है, जिससे तनाव वाली परिस्थितियों से बच पाते हैं। फिर है एल्डोस्ट्री एल्डोस्टीरोन हार्मोन, यह मूत्र, किडनी से पानी तथा सोडियम खनिज Na को रक्त में लाता है तथा इसका मुख्य कार्य है जो कि इसका मुख्य कार्य है, फिर इसलिए यह ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखता है। इसे लाइफ सेविंग हार्मोन यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। यह पोटेशियम खनिज को रक्त में मूत्र से स्रावित कर देता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है। यह करता है, ये मूत्र यानी कि किडनी से पानी तथा सोडियम खनिज को रक्त में लाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। फिर कॉर्टिसोल हार्मोन, यह भी सामान्य परिस्थिति में बहुत अल्प मात्रा में निकलता है, लेकिन भूख की अवस्था में उत्पन्न तनाव, स्ट्रेस में ज़्यादा निकलता है। भूख की अवस्था में लीवर में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, स्किन में संग्रहित वसा को फैट को ग्लूकोज में, और फिर मांसपेशी में संग्रहित प्रोटीन को इसमें उसी में ग्लूकोज में बदल देता है। अतः भोजन नहीं मिलने पर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है, जिससे ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। फिर भूख की अवस्था में इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यह सेक्सुअल बिहेवियर, लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन महिलाओं में ज़्यादा हो जाए तो मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं, इसे विरिलिज्म कहते हैं। जैसे मादा में नर की तरह पूरे शरीर पर बालों की वृद्धि, यदि यह हार्मोन नर में ज़्यादा हो जाए तो नर में मादा के लक्षण आ जाते हैं। जैसे इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, जैसे नर में स्तन का विकास। फिर एड्रेनल 4S ग्लैंड, शुगर, सेक्स, साल्ट, स्ट्रेस, एड्रेनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। फिर यह है कुछ रोग हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर पीयूष ग्रंथि, यह तीन पिंड की बनी होती है, अग्रपिंड, मध्य पिंड, पश्च पिंड। अपन को पढ़ने हैं दो पिंड। अग्रपिंड में आता है प्रोलैक्टिन, जो स्तन में दूध का निर्माण करता है, इसलिए दूध निर्माणकारी हार्मोन कहते हैं। फिर होता है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि कराता है। हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, अधिकता से भीमकायता आती है। तो ये कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन। फिर होता है एक पश्चपिंड में कौन कौन से आते हैं, पश्चपिंड में आ गए कौन सा, ऑक्सीटोसिन, तो स्तन से भरे दूध को बाहर निकालता है, दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। गर्भाशय में संकुचन करता है, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। और नर में कम होता है, मादा से भावुकता प्यार के लिए जरूरी है, फलों को पकाने में और मवेशियों से दूध ज्यादा बाहर निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, तो पानी को मूत्र से ब्लड में जाता है, मूत्र से पानी की हानि को कम करता है, रेगिस्तानी जानवरों में जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, अतः वैसोप्रेसिन कहते हैं। और इसकी कमी से डायूरिया हो जाता है, अतः इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अल्कोहल, चाय, कॉफी लेने वालों से एडीएच कम हो जाता है, इसलिए मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। फिर कौन सी आती है, आँख।
तो आई में आती है निमेशक पटल, तीसरी पटल या फिर अवशेषी होती है ये। और अशुभ ग्रंथि जन्म के 3-4 माह बाद बनती है। आंख में 3 परत होती है, पहली होती है बाह्य परत, उसमें होते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा। तो कॉर्निया तो बनवाता है 1/6 से, और स्क्लेरा बना होता है 5/6 भाग का। फिर कॉर्नरिया पारदर्शी होता है कॉर्निया, नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। कॉर्निया में रक्त आपूर्ति नहीं पाई जाती, कॉर्निया अपना पोषण जलीय द्रव से प्राप्त करता है। फिर होती है मध्य परत, जिसमें आइरिस में सिलेरी बॉडी होती है। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस के बीच में खाली जगह होती है जिसे पुतली प्यूपिल कहा जाता है। आइरिस में रंगाकण होते हैं, इसलिए आइरिस काली, भूरी, नीली होती है। आंख का काला, भूरा, नीला रंग आइरिस के द्वारा ही बताया जाता है। आइरिस मांसपेशियों की बनी होती है, इसे संकुचन या शीतलन से पुतली का आकार बड़ा या छोटा हो जाता है, इसलिए आइरिस कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती है। आंख में प्रकाश कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, इसका निर्धारण पुतली करती है। फिर अगला है सिलियरी बॉडी। तो लेंस का आलंबन तंतु से जुड़ा रहता है, और तथा आलंबन तंतु का दूसरा सिरा सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है, यानी कि लेंस को क्या करती है? स्थिर करती है। फिर है आंतरिक परत। तो रेटिना कहलाती है आंतरिक परत, और 10 परत की बनी होती है ये रेटिना। रेटिना की बाहरी परत शलाका, रॉड व शंकु कोण की बनी होती है। शलाका रात अंधेरे में देखने का काम करता है, और शंकु कलर या उजाले में देखने का कार्य करता है। रेटिना की आंतरिक परत न्यूरॉन की बनी होती है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, रेटिना पे ही अंत बिंदु पाया जाता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। फिर आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। आंख में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार कॉर्निया से और दूसरी बार लेंस से। अब ये तो कोई काम का नहीं है, फिर भी लेंस के आगे जलीय द्रव होता है और पीछे काचाव द्रव होता है। और आंख में 2 जगह रक्त आपूर्ति नहीं होती, कहाँ-कहाँ पे? कॉर्निया में और लेंस पे। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी, लचीला और क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। फिर आंख, आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले हरे रंग के लिए होती है। आंख की विभेदन क्षमता 1 मिनट या 1/60 होती है। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु धुंधली। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और उपचार अवतल लेंस से होता है। तो निकट, निकट में क्या है? ज्यादा शब्द, यानी कि अवतल लेंस। फिर कारण, आंख का बड़ा आकार और लेंस का ज्यादा मोटा होना। तो हम पास की चीज को देखते हैं तो आंख को फाड़ फाड़ के देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए आंख का बड़ा और मोटा। फिर दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु स्पष्ट, पास की वस्तु धुंधली, प्रतिबिंब रेटिना से दूर। और उपचार उत्तल लेंस, तो जब दूर दृष्टि में है तो दूर में 2 शब्द हैं, इसलिए उत्तल। और जब कारण, जब दूर की बात करते हैं तो हम आंख को छोटे चिपका के देखते हैं और लेंस कम मोटा होता है। ठीक है, फिर जरा दृष्टि दोष ओल्ड एज में होता है, निकट वस्तु धुंधली होती है और दूर की वस्तु धुंधली। तो इसके उपचार के लिए द्विफोकी लेंस आता है। फिर है दृष्टि वैषम्य, तो उपचार बेलनाकार लेंस से। और फिर है मोतियाबिंद, तो लेंस कठोर अपारदर्शी हो जाता है। उपचार लेंस प्रत्यारोपण द्वारा कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। फिर है ग्लूकोमा, तो जलीय द्रव बढ़ जाता है जिससे आंख में दाब, प्रेशर बढ़ जाता है। फिर है ट्रोकोमा, आंख में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। फिर होता है जनन तंत्र, तो नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं: वृषण, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि, वृषण कोश, मूत्र मार्ग, शीशन, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट और अधिवृषण। फिर वृषण लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। सरटोड़ी कोशिका नवनिर्मित शुक्राणु को पोषण देती है। मातृ कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी नर नसबंदी में इसे काट दिया जाता है, इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। शुक्राणु, फिर है अधिवृषण, तो शुक्राणु का परिपक्वन होता है। अधिवृषण में शुक्राणु अल्प समय तक संग्रहित रहते हैं। फिर होता है शुक्राशय, शुक्र द्रव बनाता है यहाँ पे, और इस द्रव में फ्रक्टोज होता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। यह द्रव वीर्य का 70% भाग बनाता है, शुक्राणु का संग्रहण करता है। फिर प्रोस्टेट, यह वीर्य का 30% भाग बनाता है। फिर होता है काउपर ग्रंथि, इसका द्रव वीर्य को क्षारीय बनाता है, जिससे वीर्य माता की योनि की अम्लीयता को उदासीन कर देता है तथा शुक्राणु योनि में जीवित रह पाते हैं। फिर है वृषण कोश, तो इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम रहता है ताकि शुक्रा जनन हो सके। फिर कौन सा है?
मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र आ गया, उसमें है निम्न अंगों से बनकर मिलकर बना होता है अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका और योनि। शुक्राशु व अंडे के मिलने को निषेचन कहते हैं। फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो 7 दिन बाद गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। इसे आरोपण कहते हैं। फिर मादा नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसको ट्यूबक्टोमी कहते हैं। अंडाशय में 14वें दिन अंडा एग बनता है। 14वें दिन में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिसमें अंडा अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो अंडाशय से 1 से 14 दिन तक की विकसित हुई पुट्टिका फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। फिर अंडाशय में 14 से 28 दिन तक कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा बना देता है। तो वो टूट क्यों गई? क्योंकि वो अंडाशय निकल गया था यहाँ से। फिर उसके बाद क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम से ग्रंथियां बनाकर एंडोमेट्रियम को सहारा देता है। फिर एफएसएच हार्मोन 1 से 14 दिन तक अंडाशय में फॉलिकल पुट्टिका की वृद्धि कराते हैं और एलएच हार्मोन 14वें दिन अंडोत्सर्ग कराता है। गर्भ निरोधक दवाइयों में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। फिर है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले 1971 में इसका लॉ बना था, और ये जो भी ठीक है, अब देख लेते हैं 2021 में बनाया उसको। कोई भी महिला विवाहित या अविवाहित 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक गर्भपात करा सकती है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक गर्भपात के लिए एक डॉक्टर के द्वारा, और 20 से 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी का गर्भपात के लिए 2 डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा। 18 साल या ज़्यादा उम्र की महिला भी गर्भपात करा सकती है, और 4 परिस्थिति में 24 से सप्ताह के बाद भी कराया जा सकता है। अगर किसी का रेप हुआ है, किसी के गर्भ निरोधक उपाय असफल हो गए हैं, भ्रूण में आनुवांशिक रोग हैं, और प्रेगनेंसी से मां के स्वास्थ्य को खतरा है। फिर अगला है कौन सा? पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में बना था, बाद में कई बार संशोधन हुए। इसका उद्देश्य जन्म से पहले और गर्भावस्था से पहले भ्रूण लिंग का पता करने पर रोक लगानी थी, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये नहीं करेंगे, 5वां तंत्र कर लेते हैं। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना पाचन कहलाता है। यह क्रिया आहार नाल में होती है। इस क्रिया में एंजाइम काम में आते हैं, जिन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। पाचन के बाद बना पचित भोजन आहार नाल से निकलकर रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जिसका पाचन नहीं होता उसे अपचित भोजन या मल कहते हैं। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। फिर आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं? मुख छिद्र, मुख गुहा, फिर ग्रासनी, ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत जो जिसमें होते हैं ग्रहणी, जैजुनम और इलियम। फिर बड़ी आंत, सीकम, कोलोन और मलाशय। फिर होता है गुदा। तो सीकम से उंगली समान उभार निकलता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य में सीकम छोटी होती है, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम नहीं निकलता, और मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं करते। स्टार्च को माल्टेज में बदलता है माइलेज, और माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है कौन? माल्टेज। फिर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। और वसा को वसीय अम्ल में बदलते हैं लाइपेज। फिर मुख गुहा, जीभ, दांत, लारीय ग्रंथि शामिल होती हैं। तो जीभ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिनसे स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। फिर होता है लारीय ग्रंथि। तो 3 जोड़ी होती है, इनसे लार बनती है। लार में 99% पानी होता है, 1% में टाइलिन यानी कि लाइसोसोम एंजाइम होता है। फिर टाइलिन स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, इसलिए टाइलिन को लारीय अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। लाइसोसोम एंजाइम भोजन में आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, इसलिए लार एंटीसेप्टिक होती है। फिर लार की पीएच 6.8 होती है। फिर दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं इंसीजर यानी कृंतक, कुतरने काटने में। फिर होते हैं कैनाइन, ये होते हैं रंधक, रदनक। तो इंसीजर, कैनाइन। फिर होते हैं प्री मोलर, और एक होते हैं मोलर। तो प्री मोलर चबाने में, और मोलर आते हैं ग्राइंडिंग में और क्रशिंग में। तो इंसीजर बिटिंग में, कैनाइन आते हैं टीयरिंग में, प्री मोलर आते हैं चबाने में, मोलर आते हैं ग्राइंडिंग में। मिल्क टीथ, दूध के दांत होते हैं अस्थाई। और फिर होते हैं विजडम टीथ, तीसरे मोलर या अवशेषी हैं, अब ये कोई काम के नहीं है। फिर गज दांत होते हैं टस्क, जो ये 2 इंसीजर होते हैं इनमें। और दांत गर्तदंती होते हैं, अर्थात जबड़ों में पाए जाने वाले गर्तों में पाए जाते हैं।
फिर दांतों का एनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एनेमल का निर्माण दांत की एमाइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। दांत की सफेद पतली परत एनेमल दांत के मुख्य भाग डी डेंटाइन को घेरे रहता है। यह दांत की ओडोंटोब्लास्ट कोशिका बनाता है। फिर है स्टोमक। स्टोमक तो स्टोमक जठर भी कहते हैं या अमाशय भी कहते हैं। तो 4 टाइप की सेल होती है इसमें। एक होती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल जो HCl बनाती है। फिर होती है पेप्टिक कोशिका जो जाइमोजन कोशिका भी कहते हैं इसको। मुख्य कोशिका होती है ये पेप्सिनोजन एंजाइम या प्रोरेनिन एंजाइम बनाती है। कौन कौन से? पेप्सिनोजन या फिर प्रोरेनिन। फिर पेप्सिनोजन HCl से सक्रिय होकर पेप्सिन एंजाइम बनाता है और प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर उसके बाद होता है प्रोनिन। HCl से सक्रिय होकर रेनिन एंजाइम बनाता है जो दूध के प्रोटीन का पाचन करते हैं। यह सिर्फ 6 से 8 साल की उम्र तक निकलता है। फिर होता है जी सेल। तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है जो पेराइटल कोशिका को सक्रिय करता है। फिर होती है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका जो अमाशय की HCl से रक्षा करता है। जठर रस की pH 1.5 से 4.5 होती है। अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। फिर आता है यकृत। तो यकृत अमाशय के बाद हो गई। यकृत पित्त बाइल का निर्माण करता है जो वसा का पायसीकरण करता है। इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। फिर यह ग्रहणी में आ जाता है। बाइल pH होती है 7.5 से 8.5। वाटर 97%। अदर बाइल साल्ट होते हैं। और फिर बाइल पिगमेंट में वित्त वर्णक होते हैं जो बाइल को रंग देते हैं। फिर आता है अग्नाशय। अग्नाशय रस निकालता है। अग्नाशयी रस निकालता है जो ग्रहणी में चला जाता है। इस रस में अनेक एंजाइम होते हैं जो पूरे भोजन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन करते हैं। इसे पाचक रस कहते हैं। अग्नाशय अमाइलेज एंजाइम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। फिर है ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करते हैं। अग्नाशय रस की pH होती है 7.1 से 8.6। फिर होता है अंतरायी रस। तो छोटे आंत में स्रावित होता है। ये क्षारीय होता है। इसमें अनेक एंजाइम होते हैं। आंतरीय अमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन। इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। माल्टेज एंजाइम माल्टेज का पाचन। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन। भोजन का अधिकांश पाचन ग्रहणी में होता है। भोजन का पूरा पाचन जैजुनम में और भोजन का अधिकांश अवशोषण जैजुनम। भोजन का पूरा अवशोषण इलियम में। आंत में भोजन क्रमानुकुंचन गति से आगे बढ़ता है। यह गति तेज हो जाए तो दस्त और गति धीरे हो जाए तो कब्ज। छोटी आंत की दीवार में रसांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण को बढ़ा देते हैं। बड़ी आंत में कोलन ई कोली जीवाणु पाया जाता है। यह विटामिन के और विटामिन B12 से बनता है। फिर आंतरीय रस या सिर्फ सक्सेस एंटेरिक्स कहते हैं। अमाशय में अम्ल ज्यादा हो जाए तो अम्लता एसिडिटी। फिर जठर घाव हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए निम्न दवाई दी जाती है एंटा एसिड जैसे MgOH2 AlOH3। ऐसी दवाई दी जाती है जो पेराइटल कोशिका को ब्लॉक कर देती है। उदाहरण प्रोंटोजोल एमोप्रोजोल और रेनिटिडीन। अब आता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनिटी कुछ होती है जन्मजात जैसे कि स्किन फीवर कफ खांसी न्यूट्रोफिल बनाती हैं और विशिष्ट नहीं होती है, कम प्रभावी होती हैं। तो ये शारीरिक स्तर पर बनने वाले प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने स्किन बता दी है। फीवर के टाइम पे अपन गर्म हो जाते हैं। फिर खांसी न्यूट्रोफिल और ये बनाते हैं। ठीक है। और जैसे कि लार व आंसू से क्या निकलता है? लाइजोजोम्स। फिर आंतों में क्षारीय pH और वजाइना में अम्लीय pH और अमाशय में HCl। तो ये क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा। फिर कुछ होती है अर्जित प्रतिरक्षा। तो ये बीमार होकर या रोग कारक को अनुभव करके विकसित होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के सिद्धांत पर आधारित होती हैं और ये विशिष्ट होती हैं, अधिक प्रभावी होती हैं। तो ये 4 प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो रोग होने के बाद मिली प्रतिरक्षा को कहते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। फिर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण के बाद मिली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। फिर है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो किसी और के शरीर से बनी एंटीबॉडी से पाई गई प्रतिरक्षा का कहते हैं प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
जैसे कि IgG, IgA। तो बच्चा गर्भनाल से जैसे लेता है और दूध में कौन सा मिलता है अपन को? कोलेस्टोरम। फिर कौन सा है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें कौन सी होती है? जो एंटी सीरम या फिर प्लाज्मा थेरेपी में, जैसे कि घोड़े पर सांप के जहर का प्रयोग करके एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो ये कौन सी होगी? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर अगला आ गया हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक समूह ग्रुप पॉपुलेशन की होती है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि सब लोग एक साथ है ना क्या हो जाए? बीमारी से संक्रमित हो जाएं। तो संक्रामण रोग के लिए उत्पन्न होती है ये कम्युनिकेबल डिजीज में, कि अगर सारे लोग ही क्या हो जाएंगे, उससे संक्रमित हो जाएंगे, तो सब अपने एंटीबॉडी बना लेंगे, और सब एंटीबॉडी बना लेंगे तो किसी में फैलेगी नहीं, तो फिर वो कुछ लोग जो बच रहे हैं उन तक वो पहुंचेगी नहीं हर्ड इम्यूनिटी। फिर है इंटरफेरोन क्या करता है? वायरस से संक्रमित कोशिका एक प्रोटीन बनाती है, इस जिसे इंटरफेरोन कहते हैं। ये दूसरी कोशिका में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकता है। फिर है लिम्फोइड ऑर्गन या फिर लसिका अंग। ऐसे अंग जहां लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन होता है उन्हें प्राथमिक लसिका अंग कहते हैं, जैसे बोन मैरो, थाइमस। और परिपक्वन के बाद लिम्फोसाइट दूसरे अंगों में जाकर संकरित हो जाते हैं, इन्हें द्वितीयक लसिका अंग कहते हैं। उदाहरण प्लीहा, फिर लिम्फ नोड, और कौन से? टॉन्सिल्स। अब एक होते हैं फेगोसाइट। फेगोसाइट वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रोगाणु का भक्षण प्रतिरक्षी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। फिर इंटरफेरोन तो अपन ने देख ही लिया, एक बार वापस बताता हूँ। इंटरफेरोन वायरस से ग्रसित सेल द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। ये प्रोटीन अन्य सेल को वायरस के बारे में जानकारी देते हैं, वायरस द्वारा नई सेल को संक्रमित होने से रोकते हैं। फिर होते हैं कौन से? कंप्लीमेंट सिस्टम। जैसे रोगाणु विशेषतः जीवाणु की कोशिका से जुड़कर उसे नष्ट करता है। और एक होता है रोगाणु से जुड़कर WBC द्वारा रोगाणु भक्षण को प्रेरित करता है। फिर एक होता है एंटीजन। एंटीजन की अगर आई तो क्या बोलेंगे? रोग कारक या बाहर से आई स्टिमुलाई या फिर उद्दीपक, जिसे रोग कारक कहते हैं, वो कहलाता है एंटीजन। और एंटीबॉडी किसे बोलेंगे? एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा तैयार किए गए प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाते हैं।